So this is our page number 1 और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अपना चल रहा था। इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको कंपोनेंट के फॉर्म पे आपको लिखना है, एक्स और वाई कंपोनेंट के फॉर्म पे। तो कल का कुछ पोर्शन अपन यहाँ पे देख ले रहे हैं। राइट द वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म पे आपको लिखना वेक्टर को। ये r इक्वल्स टू सपोज 10 मीटर है और यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज P। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। फिर दूसरा एग्जांपल यही है इसका, राइट इन कंपोनेंट फॉर्म। y एक्सिस और इधर पे x डैश एक्सिस। यहाँ पर एंगल 60 डिग्री का है एंड दिस इज F इक्वल्स टू 5 न्यूटन आपको दिख रहा है। तो इनको आपको कंपोनेंट फॉर्म पे लिखना है। जल्दी जल्दी लिख के बताओ जरा। एक्स और वाई कंपोनेंट फॉर्म पे कल जो लास्ट में हमने किए थे बिल्कुल वैसे ही इनको लिखना है। फटाफट लिख के बताओ। कंपोनेंट फॉर्म पे लिखो इनको। इसको रिजॉल्व कैसे करना देखो अभी। हाँ, ये रेक्टेंगल बना दो तो ये बन जाएगा आपका x कंपोनेंट और ये कौन सा बन गया इसका y कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट मैंने अब बता चुका हूं आपको कि कैसे करना। दिस इज r cos 30। r की वैल्यू हो गई 10 मीटर, cos 30 हो गया √3/2। तो ये बन जाएगा आपका 5√3 है ना। और आर वाई मतलब r sin 30 आएगा। सो दिस इज 10 इंटू 1/2 मतलब आंसर बचा इसका 5 मीटर। तो आप अब वेक्टर r को कैसे लिख सकते हो, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप के फॉर्म पे। ठीक है, मतलब इसका जो कंपोनेंट आ गया आर एक्स कितना है 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। अब इसको मीटर में आप लिख दो तो ये कंपोनेंट बन गए। तो x कंपोनेंट क्या है इसका 5√3 और y कंपोनेंट कितना इसका 5 मीटर इसका y कंपोनेंट है। समझ गए ना। अब इसको रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट फॉर्म पे। इसको कंपोनेंट फॉर्म पे अगर रिजॉल्व करें तो एक कंपोनेंट इसका ये वाला आएगा इधर पे और एक कंपोनेंट ये रहेगा। तो ये है y कंपोनेंट और ये है x कंपोनेंट। अब मैं देखो यहाँ पे एंगल इसके साथ में बना आपका है ना, y एक्सिस के साथ में बना। तो एफ वाई क्या लिखोगे, f sin 60 लिखोगे या f cos 60 लिखोगे, क्या लिखोगे इसको? f cos 60। हाँ, अब यहाँ पर एंगल बना मतलब आप इसको लिखोगे f cos 60। समझ गए, दिस इज f cos 60। क्लियर हो गया। एंगल जिसके साथ बनेगा उसको cos का पार्ट लेना है। हमने क्यों लेते हैं, दिस इज ड्यू टू ट्रिग्नोमेट्री है ना। आप एक राइट ट्रायंगल बनाते हो, फिर अपन ने ये किए हुए बहुत। तो ये है 5 और cos 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, एंड देन f(x) किसके बराबर आएगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू f sin 60। सो 5 इंटू √3/2। तो इसका x कंपोनेंट अगर हमको बोलना है तो x कंपोनेंट इज -5√3/2 और y कंपोनेंट क्या है +5 इंटू 1/2 या 5/2। तो जब आप इसको पूरा वेक्टर फॉर्म पे लिख रहे हैं कंपोनेंट फॉर्म पे, तो पहले x को लिखो। सो दिस इज 5√3/2 माइनस आई कैप एंड प्लस 5/2 जे कैप, ऐसा लिखोगे। या फिर -5√3/2 आई कैप प्लस 5/2
जे कैप और यूनिट बाद में लगा दो न्यूटन। सो दिस इज द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ दिस वेक्टर एफ। ये कंपोनेंट फॉर्म है यहाँ पे, समझ गए या नहीं? क्लियर हो गया? अभी कोई डाउट है? ये कंपोनेंट फॉर्म बन गया इस वेक्टर का, समझ गया बेटा? समझ गए? यस सर। हाँ, अभी आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे। देखो इसका फायदा क्या है, अगर आप कंपोनेंट में ब्रेक कर देते तो एक क्वेश्चन से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज पेज नंबर 2। देखो क्वेश्चन ये दे रहा हूं मैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करना। अभी एक एग्जांपल है अपना। सपोज यहाँ पर आपको 3 वेक्टर को ऐड करना है, ठीक है? हमें 3 वेक्टर को ऐड करना है। दो वेक्टर का एडिशन तो आप पैरेललोग्राम लॉ या फिर किससे सॉल्व कर सकते हो। एक वेक्टर ये दिया हुआ है इधर पे, दिस इज F1 इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। एक वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज F2, और यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का? इसमें 37 डिग्री का है। F2 की वैल्यू भी 5 न्यूटन है। और एक वेक्टर यहाँ पर ये दिया हुआ है, दैट इज F3, और ये एंगल कितने का है? यहाँ पे 53 डिग्री का है। समझ गए ना? F3 की वैल्यू कितनी है? इट इज आल्सो 5 न्यूटन। तो आपको इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट बताना है कितना होगा, ठीक है? इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट बताना है कितना होगा। तो अब इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने के लिए अगर आप पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे तो पैरेललोग्राम लॉ दो वेक्टर के लिए है। पहले दो वेक्टर को ऐड करोगे, फिर आप थर्ड वेक्टर को ऐड करोगे। लेकिन अगर आपको कंपोनेंट में सॉल्व करना आता है तो फिर इसका जो कैलकुलेशन है ना बहुत आसान हो जाता है। कंपोनेंट में अगर हम किसी वेक्टर को सॉल्व कर दें तो बहुत आसान हो जाता है कैलकुलेशन। अभी मैं देखो आपको बता रहा हूं कि कैसे बहुत आसान हो जाता है। इसमें F1 को आपको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये x डायरेक्शन पे दिया हुआ है। तो अगर आप लिखो यहाँ पर, सो F1 वेक्टर इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन आई कैप। आप ऐसा लिख सकते हो सीधा सीधा, ठीक है? 5 न्यूटन आई कैप मतलब इसका डायरेक्शन पॉजिटिव x डायरेक्शन पे है। और अब आपको F2 को रिजॉल्व करना है, तो F2 के भी दो कंपोनेंट आ जाएंगे यहाँ पर। एक ये हो जाएगा F2x और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, दैट इज F2y। तो F2 वेक्टर को आप कैसे लिखोगे? दैट इज F2x आई कैप प्लस F2y जे कैप। जे कैप नहीं भी लिखोगे, सिर्फ जे भी लिख दोगे आगे से ना, तो अंडरस्टूड है इसके साथ में, मतलब कि आई कैप जे कैप है ये। हाँ, सो F2x किसके बराबर है? दिस इज 5 cos 37 डिग्री आई कैप प्लस 5 sin 37 डिग्री जे कैप। अब इसको और सिंप्लीफाई करो आप। सो दिस इज 5 cos 37 की वैल्यू कितनी होती है? cos 37 की वैल्यू होती है 4/5 आई कैप प्लस sin 37 की वैल्यू होती 3/5 जे कैप। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यू हैव F2 वेक्टर एज 4 आई कैप या 4 न्यूटन आई कैप प्लस 3 न्यूटन जे कैप, ठीक है?
या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो F2 इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप और बाद में आप न्यूटन लगा दो, ठीक है। या फिर आप इसको सीधा सीधा 5i कैप न्यूटन लिख सकते हो ऐसा। अब आगे अपन F3 को रिजॉल्व करना है। तो F3 को जब आप रिजॉल्व करोगे तो F3 वेक्टर कैसे लिखोगे, यहाँ पे इसको भी कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है F3 वेक्टर को। तो ये देख लो पहले भाई, इसका एक ये कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज F3x, और एक कंपोनेंट ये इधर आएगा, दैट इज F3y, है ना। तो जब आप इसको कंपोनेंट फॉर्म पे लिख रहे हो तो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस F3x आई कैप प्लस F3y j कैप। समझ गए। यहाँ पे मैंने माइनस साइन क्यों लिया, क्योंकि जो 3 वेक्टर है F3 वेक्टर है उसका x कंपोनेंट नेगेटिव डायरेक्शन पे जा रहा है, इसलिए जब आप यहाँ पे कंपोनेंट में लिख रहे हो उसको तो विद साइन आप लिखो। अब वैल्यू पुट करते हैं, F3x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, दैट इज 5 cos 53 आई कैप प्लस 5 sin 53 j कैप। देखो एंगल यहां से बना, तो ये जो पार्ट आएगा इसका दैट इज F3 cos 53 रहेगा, और ये वाला जो पार्ट इसका दिस इज F3y, ये किसके बराबर आएगा, F3 sin 53 रहेगा। क्लियर हो गया। F2x किसके बराबर रहेगा यहाँ पे, दिस इज F2 cos 37, और F2y किसके बराबर आएगा, दैट इज F2 sin 37। तो अब आप वैल्यू पुट कर दो, -5 cos 53 होता 3/5 i कैप प्लस 5 sin 53 होता 4/5 j कैप। सो दिस इज -3i कैप प्लस 4j कैप। तो F3 वेक्टर आ गया -3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन। तो आपने तीनों वेक्टर देख लिए। तो ये है आपका फर्स्ट वेक्टर या फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, ये सेकंड इक्वेशन है, और ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। क्लियर हो गया। तो अब जब आपने कंपोनेंट के फॉर्म पे इनको लिख दिया तीनों वेक्टर को, वैसे यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करने में या ये आपको एक्सप्लेन करने में टाइम लगा, बट इट टेक हार्डली 1 मिनट टू राइट इन कंपोनेंट फॉर्म। हार्डली 1 मिनट लगता है सब कंपोनेंट फॉर्म पे लिखने में, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो फिर ये फटाफट आपसे लिखते बनेगा, ठीक है। अब इन तीनों को हम ऐड कर लें, तो तीनों का एडिशन अब बहुत आसान हो गया। तो आप लोग अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि हमको आगे मिटा के लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, पेज नंबर 2 का। ले लिए, हेलो, ले लिए क्या? यस सर। तो F1 ये दिख रहा था आपका, F2 किसके बराबर आ गया, F2 इज 4i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन, और F3 किसके इक्वल आ गया आपका, -3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन। ठीक है, तीनों वेक्टर को हमने लिख दिया। अब तीनों को ऐड कर देते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज पेज नंबर 3। अभी तीनों को ऐड कर दो। अब अगर आप तीनों को ऐड कर रहे हो यहाँ पे, तो नेट F वेक्टर इज F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, ये इस तरह से लिखोगे। तो ये कितना है यहाँ पे, दिस इज 5i कैप, या 5i लिख दो बस चलेगा, ठीक है। प्लस F2 कितना है, 4i प्लस 3j, ठीक है, एंड प्लस -3i प्लस 4j।
तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आई वाले कोफिशिएंट को अलग ऐड करना और जे वाले कोफिशिएंट को अलग ऐड करना, क्योंकि आई मतलब सेम डायरेक्शन हो गए। तो यहाँ पे 5i प्लस 4i माइनस 3i, तो कितना बचेगा, ये 5 प्लस 4 माइनस 3i कैप प्लस 3 प्लस 4 j कैप। सो द फाइनल रिजल्ट इज 9 में से 3 गया 6i कैप प्लस 7 j कैप न्यूटन। ये बन गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। तो अब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड लिखना है यहाँ पर, तो पहले तो ये देखोगे कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है रिजल्टेंट। इधर पे y एक्सिस है, इधर पे x एक्सिस है। अगर आपको 6i कैप प्लस 7j कैप लिखना है या ड्रॉ करना है, तो यहाँ कहीं पे ये 6 है और यहाँ कहीं पे ये मान लो 7 है। तो एक पॉइंट यहाँ पे आपने लोकेट कर लिया, दैट इज 6,7, मतलब ये 6 है, ये 7 है, और ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया आपका f। एंड इसका x एक्सिस के साथ अल्फा डिग्री का एंगल है, y एक्सिस के साथ सपोज बीटा डिग्री का एंगल है। तो ये रिजल्टेंट का x कंपोनेंट 6 है और ये रिजल्टेंट का y कंपोनेंट है इसके इक्वल 7 के इक्वल। तो आपने इस तरह से ड्रॉ कर दिए यहाँ पे। अब मैग्नीट्यूड अगर देखोगे तो इन दोनों का, ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब f का मैग्नीट्यूड अगर देखोगे दैट इज अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। सो दिस इज 36 प्लस 49 एंड दिस इज रूट 85। ठीक है। और एंगल अगर आपको देखना भाई tan अल्फा कि x एक्सिस के साथ कितने का एंगल बन रहा है, सो दैट इज 7/6, मतलब अल्फा इक्वल्स टू आप लिखोगे tan इनवर्स 7/6। ठीक है, समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए अभी कि अभी भी कोई डाउट है? समझ गए? देखो, हाँ, कंपोनेंट फॉर्म पे आपने कितने आसानी से क्या कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया या सॉल्व कर दिया। ठीक है ना, कंपोनेंट फॉर्म में आपने कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर दिया। हाँ, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग। हाँ, देखो ये तो आपने अलग अलग करके भी ऐड किए। एक और तरीका है सीधा कि भाई आपको ये अलग अलग करके ऐड नहीं करो, वहीं पे आपने कंपोनेंट में डिवाइड कर दिए, कंपोनेंट लिख लिए और वहीं पे सॉल्व कर दो डायग्राम पे, तो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, एंगल मैंने x एक्सिस से निकाला, आप y एक्सिस से एंगल निकाल के बता दो कितना आ रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे x एक्सिस से एंगल निकाला है, आप y एक्सिस से एंगल निकाल के बता सकते हो। तो इस मेथड से अगर 3 है, 4 वेक्टर हैं या 4 वेक्टर से ज्यादा हैं, तो भी आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, उसमें कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हाँ हिमांशु बोलो। कुछ नहीं सर। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो अब इस पेज का। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सर हाँ, अगर अपने को 3 वेक्टर दिए तो उसके भी अंडर रूट में ही लेंगे ना? अंडर रूट मतलब अगर जैसे 7i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप ऐसा दिया है और हाँ इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। हाँ, इसी मेथड से आता फिर वो। अभी बताऊंगा मैं, अभी पहले 2 वेक्टर का करो, अभी वो भी बताने वाला हूँ, है ना? ठीक है, वो भी अपन इमेजिन करेंगे। ओके सर। ओके, ये हो गया ना? ले लिया आप लोगों ने? ये एक तरीका ये हो गया कि आपने अलग अलग कंपोनेंट लिए और अलग अलग आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट की, जो भी एडिशन की मतलब।
सब्ट्रैक्ट, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी एक प्रकार का एडिशन ही होता है, ठीक है ना। वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी एक प्रकार का वेक्टर एडिशन होता है। देन एक और तरीका ये था कि आप डायरेक्ट यहाँ पे डायग्राम बना के भी सिंप्लीफाई कर सकते थे इसको। आप डायग्राम पे ही सॉल्व कर सकते थे। डायग्राम पे कैसे सॉल्व करते, देखो इसको डायग्राम पे, दिस इज पेज नंबर 3 है कि 4 है, अभी 4 है ना। चलो ओके, डायग्राम में कैसे सॉल्व करते हैं आप डायग्राम पे। तो पहले तो आप ये डायग्राम ड्रॉ कर दो। ये F1 दिस इज 5 न्यूटन, ये x एक्सिस है, इधर पे y एक्सिस है, और ये है यहाँ पर F2 दिस इज आल्सो 5 न्यूटन, इट मेक्स एन एंगल 37 डिग्री हियर। और ये यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है, फिर 53 डिग्री का एंगल है, दिस इज 53 डिग्री एंगल, और ये है F3 दिस इज आल्सो 5 न्यूटन। ठीक है, तो आपको ये 3 वेक्टर दिख रहे हैं। इनको क्या करो, F1 को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। F1 का x कंपोनेंट 5 न्यूटन है और F1 का y कंपोनेंट कितना है, 0 है। बेटा इसका जो y कंपोनेंट है ना वो 0 है, क्लियर हो गया। x कंपोनेंट है इसका 5 न्यूटन। तो आप अब इसको रिजॉल्व करोगे यहाँ पे x और y कंपोनेंट में, तो इसका x कंपोनेंट आएगा F2x दैट इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन या 5 cos 37। तो 5 cos 37 मतलब cos 37 होता 4/5, 5 से 5 कैंसिल, दिस इज 4। ठीक है, ये 4 आ गया आपका। और फिर आप इसका y कंपोनेंट देख लो यहाँ पे, तो इसका जो y कंपोनेंट आएगा दैट इज F2y। F2y की वैल्यू किसके बराबर लिखी जाएगी यहाँ पे, दिस इज F2y इज 5 न्यूटन, इसके बराबर लिखा जाएगा ये 5 sin 37 लिखा जाएगा, दैट इज, सॉल्व कर देते हैं हम इसको। 5 sin 37 कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू 3/5। तो 5 से 5 कैंसिल, ये कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो F2x इज 4 न्यूटन। तो यहाँ पे आपका F2x आ गया, ये 4 है, और F2y कितना आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 3। ये आपका F2y है। अब आपको किसको रिजॉल्व करना है यहाँ पर डायग्राम पे, ये इसको रिजॉल्व करना है। ठीक है, ये इसको रिजॉल्व करना है। तो आपने डायग्राम पे इसको रिजॉल्व कर दिया, दैट इज F3x। तो ये आएगा 5 cos 53। सो दिस इज 5 इंटू 3/5, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 3। और आपको अभी इसको भी रिजॉल्व करने का है, अभी एक और कंपोनेंट इसका, दैट इज F3y। और F3y कितना आएगा, अगर ये 3 है तो ऑफ कोर्स ये 4 आएगा। चाहो तो आप सॉल्व कर लो यहाँ पे, दैट इज F3y इज इक्वल्स टू F sin 53, F की वैल्यू 5, sin 53 होता 4/5, तो ये हो जाएगा आपका 4, है ना। तो आपने यहीं पे डायग्राम पे ही सब कुछ देख लिया। अब जब आपने रिजॉल्व कर दिया तो सिर्फ आपको कंपोनेंट वाले फॉर्म आपको देखना, मतलब इस डायग्राम का आप सिंप्लीफाइड फॉर्म इस तरह से ड्रॉ कर दोगे। ये इस तरह से ड्रॉ करो सिंप्लीफाइड फॉर्म, इधर पे x एक्सिस है, इधर पे y एक्सिस है। तो x एक्सिस पे आपको कितने वेक्टर दिख रहे हैं, 3 वेक्टर दिख रहा है। एक ये हो गया F1, ठीक है, एक आपको F1 दिख रहा है, F1 कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन का। और एक कौन सा दिख रहा है आपको, F2x दैट इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन। और एक अपोजिट डायरेक्शन पे दिख रहा है आपको, दैट इज F3x दैट इज इक्वल्स टू 3 न्यूटन। और y डायरेक्शन में आपको 2 वेक्टर दिख रहे हैं,
एक है f2y दैट इज इक्वल्स टू 3 और एक वेक्टर और है दैट इज f3y, ये किसके इक्वल है, यहाँ पे 4 के इक्वल है। तो जब आपने कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया तो फिर इस तरह से बना दो, आपको ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। जब कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया तो फिर ये नहीं लेना है आपको, उसके पार्ट लेना है, उसके टुकड़े लेना है, ठीक है, उसके कंपोनेंट लेना है। तो अब सीधा सीधा देखो यहाँ पर से फिर से फाइनली एक और डायग्राम हम बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 न्यूटन भी इधर है, 4 भी इधर है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और 5 और प्लस 4 कितना बन गया आपका, 5 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन इज 9 न्यूटन, 9 में से 3 गया, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो 6 न्यूटन किधर आ जाएगा आपका, इस साइड पे आ गया, ये एक 6 न्यूटन इधर पे बचा एक्स डायरेक्शन पे, और वाई डायरेक्शन पे देखो 3 प्लस 4 मतलब 7 न्यूटन, तो यहाँ पे एक 7 न्यूटन का वाई डायरेक्शन पे बचेगा। मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है यही नेट फोर्स है, दिस इज द नेट फोर्स, तीनों का सम, तीनों का सम मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3, और यहां पर से ये एंगल सपोज कितने डिग्री का है, अल्फा डिग्री का है। तो अब आप F3 को कंपोनेंट के फॉर्म पे अगर लिखते हो तो कंपोनेंट के फॉर्म पे कैसे लिखोगे F3 को, दिस इज 6 I कैप प्लस 7 J कैप, और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए भाई, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पे, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड, सो दिस इज अंडर रूट 7 स्क्वायर या 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, सॉल्व कर दो वही आंसर आएगा, और एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है दैट इज 7/6। तो आप इस तरह से भी डायरेक्ट क्या कर सकते हो, क्वेश्चन से ही सॉल्व कर सकते हो, मतलब डायग्राम से ही सॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप उनको अलग अलग लिखो और फिर सॉल्व करो। समझ गए या नहीं, अरे समझ गए या नहीं? हाँ सर समझ गया। हाँ, देख लो अभी अच्छे से देख लो, 2 मिनट रोका हुआ हूं मैं तुम, हाँ मैं 2 मिनट रोका हुआ हूँ आप। देखो ये पेज नंबर 5 है, और इस पे अब एक नोट आप लोग ध्यान पे रखो। फर्स्ट, अगर मान लो 2 डायमेंशनल वेक्टर है, जैसे मान लो कोई वेक्टर r है एंड वेक्टर r इज इक्वल्स टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, इसके कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं, होल स्क्वायर, मतलब माइनस भी अगर कंपोनेंट है तो भी स्क्वायर करने पे वो प्लस बन जाएगा। तो एक ये फर्स्ट नोट, अगर कंपोनेंट फॉर्म पे तो आपको इस तरह से लिखना है, क्योंकि जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और यहाँ पर मान लो ये आपका आर वेक्टर है, तो एक्स एक्सिस से सपोज अल्फा डिग्री का एंगल है, सो दिस इज आर एक्स, मतलब एक्स कंपोनेंट, और ये कौन सा इसका y कंपोनेंट है, और इसका रिजल्टेंट आप लिख रहे हो, y एक्सिस से एंगल बीटा डिग्री का, तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या आएगा आपका आर वाई अपॉन आर एक्स, और tan बीटा अगर आप करोगे तो फिर उल्टा हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर ये रहेगा और बेस ये रहेगा, दिस इज आर एक्स अपॉन आर वाई आएगा फिर, ठीक है। तो जब 2 डायमेंशनल वेक्टर है तो इस तरह से कहानी बनेगी आपकी, और अगर 3 डायमेंशनल वेक्टर है, नोट अभी 3 डायमेंशनल वेक्टर मतलब तीनों कंपोनेंट आ गए वहां पे, सपोज वेक्टर r इज गिवन बाय आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप के फॉर्म पे अगर है, मतलब तीनों कंपोनेंट है, ठीक है, तीनों कंपोनेंट है, तीनों का सम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे लिखोगे, दिस इज गिवन बाय अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर बाय स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया है ना। अब एक्चुअल में जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वेक्टर के तीनों एक्सिस से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, मान लो यहाँ पे पॉइंट P है और ये वेक्टर आपका R है, ठीक है। इनके तीनों के जो कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, तो दिस इज दियर एक्स कंपोनेंट, सिमिलरली दिस इज दियर वाई कंपोनेंट, और ये कौन सा हो जाएगा इसका जेड कंपोनेंट। एक्स एक्सिस के साथ में मान लो एंगल कितने का है, अल्फा का है,
y एक्सिस के साथ में एंगल सपोज बीटा का है और z एक्सिस के साथ में एंगल सपोज कितने का है, गामा का है। तो इसको लिखोगे कैसे, तो cos अल्फा इज इक्वल्स टू होगा आर एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मतलब x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, फिर cos बीटा इक्वल्स टू आर वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर एंड cos गामा इज इक्वल्स टू आर जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। आपको इस तरह से लिखना है इनको, समझ गए या नहीं। और अगर आप इनको तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 के बराबर मिलेगी, ध्यान रखना। तो जब तीनों कंपोनेंट हैं तो फिर इस तरह से सोचना है, दो कंपोनेंट वाले हैं तो बहुत आसान है हमारे लिए कैलकुलेशन करना, बट अगर तीन कंपोनेंट के फॉर्म पे दिए हैं तो फिर सिंप्लीफाई आपको इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, ये है मतलब x एक्सिस के साथ में एंगल अल्फा का, y एक्सिस के साथ में बीटा का और z एक्सिस के साथ में अगर गामा का एंगल है तो उनको ऐसे लिखा जाएगा। फिर समझ गए या कोई डाउट है अभी? हेलो, समझ गए या डाउट है? समझ गए सर। ओके, अभी इस पेज का भी आप लोग स्क्रीनशॉट लो। हाँ, हो गया ना, मिटा दूं? हेलो, हाँ सर। अब होमवर्क दे रहा हूं मैं, हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करना होमवर्क के लिए। ये समझ गए इतना पूरा? हेलो, उसको सॉल्व करना। पेज नंबर 6 देखो अभी क्वेश्चन ये है, इसमें होमवर्क के क्वेश्चन है ये, इस पे आपको रिजल्टेंट बताना है कितना आएगा। ये 10 न्यूटन F1 37 डिग्री और ये यहाँ पर 53 डिग्री है, दैट इज F2 इज इक्वल टू 15 न्यूटन है ये। हाँ, फिर एक और ले लिए हमने इधर पे पीछे, that is F3 is equals to 5 Newton. Find the result net force at point O. Find net force at O. O पे net force कितना लग रहा है? ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। यहाँ पे तीन वेक्टर आपको दिख रहे हैं, इसको सॉल्व करना है। फिर एक और क्वेश्चन है, इस पे ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, दैट इज थीटा इक्वल्स टू सपोज 37 डिग्री का एंगल है और यहाँ पर इधर पे एक फोर्स लग रहा है, दैट इज इक्वल्स टू, या कुछ लिख दूं मैं, W नाम इसका, दैट इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन और इधर पे एक फोर्स लग रहा है, दैट इज F2 इक्वल्स टू 10 न्यूटन और एक ये लग रहा है, दैट इज N इज इक्वल्स टू सपोज इट इज 20 न्यूटन। ठीक है, तो आपको इन तीनों को रिजॉल्व करके सिंप्लीफाई करना है और ये N2 यहाँ पर परपेंडिकुलर है
और आपको ये वाले डायरेक्शन में सिंप्लीफाई करना, इसको आप एक्स एक्सिस मान लेना और ये डायरेक्शन को आप वाई एक्सिस लेके इसको सॉल्व करना रिजॉल्व करके। समझ गए? यहाँ पर भी आपको नेट बताना कितना आएगा। क्लियर हो गया? अभी क्वेश्चन समझ गए होमवर्क के? ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना भाई। चलो आप लोग इस पेज का